स्वागत करते हैं अजय बग्गा साहब का। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के जाने माने विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बग्गा साहब सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। ऐसा है ना, पढ़ के तो ऐसा नहीं लगा कि फेड चेयरमैन साहब ने कुछ बहुत अच्छा बोला हो, लेकिन मार्केट डरे नहीं इस बार, उल्टा तेजी हो गई, रिकवर हो गए। ऐसा क्यों सर? बहुत मंदी डाली हुई थी मार्केट ने डिस्काउंट करके, और सरप्राइज जो आया था नवंबर में और फिर जनवरी की मिनट्स में इसके मुकाबले के जो उन्होंने प्रेस मीट में कहा था, तो सरप्राइज से डरा हुआ था मार्केट कि क्या निकल के आएगा। तो जैसा उन्होंने प्रेस मीट में कहा वही आया। बट बिल्कुल मैं सहमत हूं अनिल जी, एक नेगेटिव जरूर था कि जो इन्होंने कहा रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी, और न्यूट्रल से पहले कहते थे कि हम न्यूट्रल रेट ले आएंगे और वहां पे रुक के देखेंगे। तो रेट को पहले, क्योंकि अभी तो रेट नेगेटिव चल रहा है, अगर आप इन्फ्लेशन से इंटरेस्ट रेट निकालें तो -2% तक है अमेरिका का रेट। तो उन्होंने पहले कहा था कि न्यूट्रल पहले ले आते हैं। इस बार एफओएमसी में रिस्ट्रिक्टिव की बात की है, और ये भी कहा है हम एक्सट्रीमली रिस्ट्रिक्टिव हो जाएंगे अगर इन्फ्लेशन काबू में नहीं आई तो। ये मार्केट ने मिस किया कल। इसमें रिलीफ यही था कि और कुछ नहीं है, और यही कह रहे हैं जुलाई के लिए भी 50 से 75 कह रहे हैं। इसमें एक मजे की बात है अनिल जी, कल सवेरे जो फेड वॉच टूल हम देखते हैं प्रोबेबिलिटीज के लिए, वो लगभग 78% की प्रोबेबिलिटी पे आ गया था 75 बेसिस पॉइंट हाइक करने के लिए। वो एफओएमसी बैठक के बाद फिर से अपना 97% प्रोबेबिलिटी जो इसकी पिछले हफ्ते थी वहीं पे आ गया। तो मार्केट जो है वो कुछ बोल रहा है, जो स्वैप वाले हैं स्मार्ट मनी वो कुछ और कर रहे हैं, ये हमें देखना है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो रैली आई है ये ज्यादातर रिलीफ रैली है कि चलो कुछ इतना खराब नहीं हुआ, और बैड न्यूज इज गुड न्यूज की रैली है कि स्लो डाउन तो आ रहा है। रिसेशन होगा कि नहीं पता नहीं। अच्छा, रिसेशन का शब्द इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया पूरी मीटिंग में, ये बहुत पॉजिटिवली मार्केट ने देखा कि ये सॉफ्ट लैंडिंग, सॉफ्टिश लैंडिंग की ही बात चल रही है, रिसेशन तक नहीं पहुंचे। ये ब्लूमबर्ग ने भी इसको काफी हाईलाइट किया कि नो मेंशन ऑफ वर्ड रिसेशन, ये पॉजिटिव रहा। बट कॉशियस हमें क्या रहना है कि ऐसे करेक्शंस में इस तरह के उछाल आते हैं, तो इसके ऊपर अगर आपकी लंबी अवधि का निवेश है जरूर डालिए पैसा। ट्रेडिंग कर रहे हैं तो देखते रहिए, ये एकदम से भी टर्न हो सकता है। तो एफओएमसी से सरप्राइज नहीं आया, ये बहुत पॉजिटिव था। और दूसरा था तेल की कीमतें जो गिरी, वो बहुत पॉजिटिव है। रुपए की इस रिकवरी पर कितना भरोसा किया जाए? करेंसी मार्केट का क्या आउटलुक है? और डॉलर इंडेक्स जो इतने ऊपर पर ट्रेड कर रहा है, इन सब पर एक बार ग्लोबल व्यू लेना जरूरी है। बग्गा साहब बताएं सर, आपकी राय। जी अनिल जी, देखिए हमारे लिए दिक्कत ये थी कि ट्रेड बैलेंस बहुत खराब आ रहा था। पहले तिमाही का देखिए तो पिछले साल के मुकाबले बहुत हाई रहा। जून में $25 बिलियन नेगेटिव रहा। तो जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं उससे कहीं ज्यादा इंपोर्ट हो रहा था, और उसका सबसे बड़ा कारण था तेल की कीमतें बढ़नी, कोयले का जो हम इंपोर्ट कर रहे थे, कोयला पावर प्लांट्स चलाने के लिए, और तीसरा सोना। ये तीन थे, और सरकार ने सब पे ही कदम उठाए, मार्केट्स ने वेलकम किया। दूसरा था जो करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा रहता है, वो 3% ऑफ जीडीपी पहुंचने की आशंका थी इस साल, जो काफी नेगेटिव हो जाता है। उसकी फंडिंग कहाँ से होगी? फंडिंग नॉर्मली पोर्टफोलियो फ्लोज और कैपिटल अकाउंट फ्लोज से होती है। अगर वो नहीं आए तो क्या होता? अगर रुपी गिरता रहेगा, तो आरबीआई ने ये सख्त कदम उठाए और खुले में आके कदम उठाए। एनआरआई डिपॉजिट्स बैंक नॉर्मली मार्केट नहीं करते, क्योंकि आरबीआई ने उस पर अंकुश लगाया था कितना इंटरेस्ट रेट आप दे सकते हैं, और सीआरआर पे तो आपको रिटर्न नहीं मिलता। 4.5% सीआरआर इंपाउंड हो जाता है, एसएलआर 18%, उस पर रिटर्न नहीं है। तो आपको वो रुपए में कर्ज दे के इतना कमाना है कि रुपी की डेप्रिसिएशन भी कवर कर सकें, और डॉलर में जो आप इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं वो भी कवर कर सके। तो अभी ये जो छूट मिली है वो पॉजिटिव है। 2013 अनिल जी याद करिए कि रघुराम राजन और सुब्बा राव जी जा रहे थे, उन्होंने एक्चुअली की थी स्कीम, मैं भी उसमें काफी शामिल था। मिस्टर खान थे डिप्टी गवर्नर, उन्होंने फॉरेन बैंक्स को बुलाया था, और हमने
1 से 2 हफ्ते के अंदर बहुत बड़ी रकम जुटाई थी देश के लिए एफसीएनआर डिपॉजिट्स में, जब बैंक्स को इन्होंने एक ये सहूलियत दी थी। तो ये अच्छी बात है। बॉन्ड्स में अलाउ किया है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में रेजिडुअल मैच्योरिटी 1 साल की भी हो तो आ सकते हैं। ये जो विदेशी निवेशक हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में अलाउ किया है। ये सब हेल्प करेगा। और कोरियन वॉन और चाइनीज करेंसी अप्रिशिएट हुई है पिछले 1 हफ्ते में। हमारी करेंसी गिर रही थी, तो एटलीस्ट ये इन्होंने ट्रेंड तोड़ा है। आज जैसे चाइना ने सवेरे अपने मार्केट से लगभग $60 बिलियन निकाले मनी मार्केट से, क्योंकि उन्होंने इस साल के जो लोन्स लेने थे वो खत्म कर लिए थे, रेस कर लिए थे, और बहुत उधर लेवरेज पोजीशन थी चाइनीज बॉन्ड्स को मारने के लिए। तो वो उन्होंने एक ऐसी पोजीशन ली आज सवेरे, और मार्केट्स में पोजीशन हल्की होते दिखी। तो ये सेंट्रल बैंक्स को करते रहना चाहिए। एक तरफा मार्केट नहीं होना चाहिए कि रुपया तो नीचे ही जाना है भाई, रुपये को शॉर्ट करके बैठ जाइए। इस तरह के झटके अच्छे हैं मार्केट के स्ट्रेंथ के लिए और हमारे रुपए के स्ट्रेंथ के लिए भी। डॉलर जो पीक हो रहा है वो लगता है कि और अभी जाएगा। हमें लगा था 106 का जो एक नंबर आ गया, शायद पीक डॉलर हो रहा है। 107 जो क्रॉस हुआ है, अब नया जो असेसमेंट आ रहा है 110 का आ रहा है। बट इसमें अच्छी बात क्या है कि डॉलर जब पीक के करीब आता है उसके 3 महीने के अंदर इमर्जिंग मार्केट स्टॉक्स परफॉर्म करने लग जाते हैं। क्या? क्योंकि जब आपको जी, ये हिस्ट्री है अनिल जी। हम्म। और इनफैक्ट चाइनीज एक ईटीएफ है जो 3 टाइम्स रिटर्न देता है। तो 3x लेवरेज वाला एक चाइनीज ईटीएफ है। ₹1 लगाएं, वो आपको 3 गुना रिटर्न देता है चाइनीज मार्केट का। उसमें पिछले 2-3 दिनों में 6 गुना 8 गुना वॉल्यूम्स आने लग गए एकदम से। ओ। तो ये एक लीडिंग इंडिकेटर मैं कहूंगा। और एग्जॉशन जो दिख रही है एफआईज की सेलिंग में, जो नंबर थोड़े कम आते जा रहे हैं, हो सकता है कि ये टर्न अराउंड आने वाला हो। मुझे लगता है सितंबर तक आएगा एक स्थायी तौर पे, बट हो सकता है हमें सरप्राइज कर दे। बट ये तय है कि जब डॉलर पीक करेगा उसके 3 महीने में आप देखेंगे इमर्जिंग मार्केट फ्लोज बढ़ते हैं और इमर्जिंग मार्केट परफॉर्मेंस बढ़ने लग जाती है फिर से। ये कोरिलेशन है पिछले 50 साल का। क्या बात है, परफेक्ट। और चाइना वाला नहीं होता ना सर, कोई और ईटीएफ होता ना तो मैं भी पक्का मन बना लेता था कि 3 गुना रिटर्न दे देता है। एग्जैक्टली, हाँ। नो चाइना वाला ब्रेनर है। थोड़ा भरोसा कम आता है ना। मतलब उनका कोई हिसाब किताब नहीं, कब किस चीज़ पे कब बैन चेंज लगा कर दे, दें, कब किस हाँ। चीज़ को खोल नहीं, दे। और उनका क्या अनिल जी, जी कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स की अपनी इतनी कंपनियां हैं ना, जी। तो वो आता दिखता है विदेशी निवेश आ रहा है, बट कुछ पता नहीं होता किस कलर का है वो, लाल कलर का है कि ब्लू कलर का निवेश आ रहा है। का अपना पैसा भी राउंड ट्रिप करके बहुत आता है। एब्सोल्युटली। तो सर बता भी रहे थे कि उस समय पिछली बार जब वो रघुराम राजन साहब और सुब्बा राव साहब थे, उनकी जोड़ी थी, तब काफ़ी कुछ एफसीएनआर डिपॉजिट किए थे। बिल्कुल, वो इंटरेस्टिंग है। हाँ, उसके पहले वो उस समय भी बहुत पैसा आया था सर, वो रिसर्जेंट बहुत इंडिया बॉन्ड्स जबरदस्त। आरआईबीज। और कस्टमर्स तो लड़ाई कर रहे थे कि हमें और दो, करेक्ट। क्योंकि डॉलर रिटर्न, अनिल जी क्या होता है कि कस्टमर डालता है 100 मिलियन और हम उसको लोन दे देते हैं आगे से 4 से 5 गुना। तो डॉलर रिटर्न कस्टमर को विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटी 10-12% मिल रहा था। परफेक्ट। तो कस्टमर लड़ाई कर रहे थे कि तुम हमें पैसे नहीं डालने दे रहे हो, हमें राशन करना पड़ा था। सेम सर, वो रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड्स आए थे तब भी ऐसे ही हुआ था, राइट? बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। मारावारी लाइन। मेरा मेरा मुझे तेरे पास डॉलर रिटर्न मिल रहा है ना, बहुत बढ़िया। और रिटर्न भारत बहुत। ने कभी डिफॉल्ट नहीं किया। करेक्ट। अच्छा, और एनआरआई जो है उनका कोई ना कोई यहाँ रहता है, क्या रहता है, कंट्री रिस्क। अगर आप पैसा नहीं निकाल पाएंगे भारत से, तो वो तो माँ बाप इधर रहते हैं, बहन भाई रहते हैं, वो भी लोगों को कोई डर नहीं है। हमारे लिए प्रॉब्लम क्या थी, कंट्री लाइंस होती हैं सब बैंक्स की। तो वो आपका हेड ऑफिस और उसका रेगुलेटर बोलता है कि भारत पे आप इतना एक्सपोजर ले सकते हैं। तो उसके लिए वो हमें स्वैप करके कवर करना पड़ा था कि भारत का डिफॉल्ट का रिस्क जो है वो हमें एज इंडियंस हमें पता है जीरो है। बट जब आप बैठते हैं ऐसी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस में, उसको जस्टिफाई करना पड़ता है। तो वो वैसी स्कीम भी अभी अगर लाई जाए, जितना पैसा चाहिए आप उठा सकते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत है और यील्ड ढूंढ रही है लिक्विडिटी।
और अगर आप ये करें कि एनआरआईज के बदले एनआर कर दें, जो भी नॉन रेजिडेंट है उसको अलाउड है, आपको जितना पैसा चाहिए दुनिया का आप उठा सकते हैं। परफेक्ट। बग्गा साहब से हमें राय लेनी है कल होने वाली अमेरिका की एक बड़ी इवेंट पर, बड़े डेटा पर। कल आने वाले हैं वहाँ पर रोजगार आंकड़े, रोजगार के समझ लो, बेरोजगारी के समझ लो, जिसके समझना है समझ लो, आने वाले हैं। और परसों सोमवार सुबह आपको दिखेगा हमारे बाजारों पर असर। इस बार के रोजगार आंकड़े कितने अहम हैं सर, अमेरिकी की बाजारों के लिहाज से, हमारे बाजारों के लिहाज से, और क्या कुछ हो सकता है? अनिल जी, आंकड़ा जो हमें दिमाग में रखना 2.5 लाख का, 250,000 जॉब्स क्रिएशन का कॉन्सेंसस है इकोनॉमिस्ट का। अगर उससे कम आया तो मार्केट भागेगा, बैड न्यूज इज गुड न्यूज। उससे ज्यादा आया तो थोड़ा ठहराव आ सकता है, फिर बोलेंगे कि इससे फेड के हाथ और मजबूत हो जाएंगे रेट हाइक करने के लिए, ऐसी सोच आ जाएगी। 2.5 लाख के करीब आए तो अच्छा रहेगा। अनएम्प्लॉयमेंट नंबर दूसरा आंकड़ा रहेगा, वो 3.6 पे है, उसी पे ही बना रहेगा। पिछले महीने ज्यादा था, 3.9 लाख था, 3,90,000 का आंकड़ा था, वो सीजनल था। फरवरी में 7 लाख था, जनवरी में 5 लाख था, तो एक लाइन से नीचे तो आ रहा है, बट 2.5 लाख का भी यूएस इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा नंबर है। तो 2.5 लाख आएगा तो मार्केट्स का प्रोत्साहन रहेगा। दूसरा जो बड़ा आंकड़ा आ रहा है अनिल जी, अगले हफ्ते 13 तारीख को, अगले बुधवार को उनका सीपीआई आ रहा है। जून का इन्फ्लेशन नंबर आएगा, कंज्यूमर इन्फ्लेशन। वो 8.6 से 8.8 के बीच में रहने की उम्मीद है। उससे मार्केट थोड़े मूव हो सकते हैं। वो अगला वेडनेसडे है, तो उस पर भी हम आके कमेंट तो कर देंगे, बट वो ध्यान में रखना चाहिए कि वो नंबर आ रहा है। और मार्केट ने 8.6 से 8.8 के बीच में ये अनुमान है, तो कमी कुछ नहीं है। मई का भी नंबर 8.6 था, तो पीक इन्फ्लेशन अभी नहीं है, पीक डॉलर भी नहीं है, और पीक इंटरेस्ट रेट वो हमें लग रहा है कि सितंबर अक्टूबर तक हमें क्लैरिटी आ जाएगी। जो अच्छी बात है, स्वैप रेट वाले ये दर्शा रहे हैं कि अगले जून जुलाई में रेट कट आता है अमेरिका में। तो अगर जो स्मार्ट मनी है बॉन्ड मार्केट का, वो अगर ये दर्शा रहे हैं, तो वो दिखा रहा है कि हम पीक की तरफ जा रहे हैं। मुझे लगता है सितंबर अक्टूबर तक हो जाना चाहिए। मार्केट बॉटम भी उसके साथ ही हो जाएगा, अगर ऑलरेडी ना हो चुका हो सकता है। भारत, क्योंकि हमारी इकोनॉमी ज़्यादा मजबूत है, 7% इस साल भी ग्रोथ है, नॉमिनल अर्निंग्स ग्रोथ 12 से 16% रहेगी। हो सकता है हमारा बॉटम हो गया हो ऑलरेडी, नहीं तो सितंबर अक्टूबर मुझे लगता है ग्लोबल मार्केट सर बॉटम। एक चीज़ बताओ, अभी आपने कहा कि जैसे मतलब स्मार्ट मनी जो बॉन्ड मार्केट वाली वो बता रही, बॉन्ड वाले समझते कि इक्विटी वाले ज़्यादा स्मार्ट है, इक्विटी वाले समझते बॉन्ड वाले ज़्यादा स्मार्ट है। आपने तो दोनों ही अच्छे से देखे हुए, कौन ज़्यादा स्मार्ट है सर? से मार्केट सबसे ज्यादा स्मार्ट। सबसे ज़्यादा स्मार्ट तो यही पता लगता आप ही है सर, है। इतना स्मार्ट आंसर दिया आपने। आप ही सबसे ज़्यादा स्मार्ट है सर। तो बहुत बढ़िया है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। बॉन्ड वाले सोचते हैं हम इक्विटी से। जी जी सर। हेज फंड्स की पोजीशनिंग होती है ना अनिल जी स्वैप मार्केट में, तो इसको इसलिए स्मार्ट कहते हैं, ट्रेडिशनली ऐसे कहते हैं। हमारे रिटेल इन्वेस्टर भी स्मार्ट है, अभी डम मनी कोई नहीं है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन इतनी अभी आ गई है। द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, अगर आप पढ़ाई करके करना चाहे, कोई भी स्मार्ट बन सकता है। बट ये पोजीशनिंग वाइज हम कहते हैं, अगर हेज फंड्स ने ऐसी पोजीशन बनाई है, तो ये दिखा रहा है कुछ कि ये इसका प्रोबेबिलिटी काफी हो सकता है। अभी 45% ही है प्रोबेबिलिटी उसका, क्योंकि एक साल बाद की बात है, बहुत दूर की बात है, क्या क्या हो जाएगा तब तक पता नहीं। बट काफी चीजें अब कन्वर्ज हो रही हैं। एक, जैसे मैंने पिछली बार कहा था, अमेरिकन इलेक्शन मिड टर्म जब होती है, उसके बाद के 12 महीने सबसे तगड़े रहते हैं 4 साल की साइकिल में। दूसरा, ये डॉलर जब पीक होता है, इमर्जिंग मार्केट्स चलना शुरू हो जाते हैं, 50 साल का उसका वो है। तीसरा है कि जब पीक डॉलर, पीक इन्फ्लेशन और पीक इंटरेस्ट रेट आएगा, आपका मार्केट बॉटम बन जाएगा। और मार्केट बॉटम बनाएगा इकोनॉमिक बॉटम से पहले, ये तय है। ये भी हर साइकिल दिखाती है, 3-4 महीने पहले मार्केट मूव कर जाता है। तो ये काफी चीजें कन्वर्ज हो रही हैं, इसलिए मैं
कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ सितंबर अक्टूबर प्रोबेबली हमें बॉटम दिखा देगा इस साइड।